हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आसिफ बशीर खान, जो कुछ दिनों पहले मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस से बाइज्जत बरी होकर हमारे बीच में मौजूद है। आसिफ बशीर खान इंजीनियर है और उन्होंने काफ़ी बड़ी फर्म्स के अंदर अपनी सलाहियतों को अंजाम दिया है, लेकिन पिछले 19 सालों से ये जेल की सलाखों के पीछे थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 19 साल इंसाफ के इंतज़ार के अंदर गुजार दिए। अब ये बाइज्जत रिहा होकर हमारे बीच में आए हैं। इनसे चंद सवालात हम पूछते हैं कि इनके क्या एहसासात रहे, 19 साल की ज़िंदगी, पुलिस का टॉर्चर और बकिया चीज़ों के मामले में हम इनसे मालूमात लेते हैं। आसिफ, ये बताइए कि जब आपको अरेस्ट किया गया उस वक्त कन्फेशन के लिए आपके ऊपर बहुत दबाव डाला गया, लेकिन आपने उसके पुलिस का जो कन्फेशन स्टेटमेंट था उसको आपने साइन नहीं किया। तो वो क्या मामला था, क्या क्या आपके साथ किया गया जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रेशर या टॉर्चर किया गया, और आपने क्यों उसको साइन नहीं किया? सबसे पहले अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें इन झूठे इल्ज़ामों में जो हम गिरफ्तार हुए थे उस पर रिहाई दी, और ये जो दाग हम सब पे लग गया था उसे धो दिया है। अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करेंगे वो कम है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है कि हम सभी को झूठे इल्ज़ामों में फंसाया गया। ऐसा नहीं था कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है महाराष्ट्र की और मुंबई की एटीएस, उन्हें थोड़ा सा भी हम लोगों पे शक था इसलिए हमको उन्होंने उठाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शुरू दिन से उन्हें क्लियर था कि हमने जिन लोगों को अरेस्ट किया है, जिन लोगों को हम टॉर्चर करके पूछताछ कर रहे हैं, इनका कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो लोग हमें खुद कहते थे कि जो भी वो सान्या हुआ जिसमें इतने लोग मारे गए और जख्मी हुए बहुत सारे लोग, तो किसने ये किया है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो पूरी तरह से क्लूलेस थे। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि ये हादसा किस तरह से हुआ, ये ब्लास्ट किस तरह से हुआ। वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और जो पॉलिटिकल प्रेशर है, जो लोग उनको ऊपर से दबाव डाल रहे थे कि किसी भी तरह से इस केस को क्लोज करो और आवाम को हमें बताना है कि हमने लोगों को पकड़ लिया है और मामला सॉल्व हो गया है। इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें ये कहा था कि आप लोग जल्दी छूट जाएंगे, सिर्फ आप लोग हमको कोऑपरेट करो। तो हमने कहा कि जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका सभी तो हम जवाब दे रहे हैं। हम उस ब्लास्ट के दिन कहाँ थे, हमारा मोबाइल लोकेशन कहाँ है, हम किन लोगों से मिले, हमें किसने फ़ोन किया, हमें किसको फ़ोन किया, उन सब लोगों को उन्होंने बुलाया वहाँ पर एटीएस ऑफिस में। सबसे उन्होंने पूछताछ की, तो सबको ये पता चला कि हम लोग तो उस वक्त, मैं बड़ी फर्म के अंदर ड्यूटी पे था, मेरा मोबाइल लोकेशन भी वहाँ का है, और वहाँ पर हम साइट पे था, मैं वहाँ पर हमारी मीटिंग थी, उसमें भी सब लोग मौजूद थे। ये सब जानने के बावजूद उन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया कि बम ब्लास्ट में हम लोग शामिल थे, और एक झूठी चार्जशीट फाइल करके उन्होंने अपने जो गवाह थे, उनके रेगुलर पंच, विटनेस और उनके जो खबरी लोग थे, जो लोग इलीगल काम करने वाले लोग हैं, उनको यूज़ करके उन्होंने एक झूठी स्टोरी तैयार की। उनको पूरा यकीन था कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन झूठा बनाना था, इसलिए 100% उन्होंने झूठ गढ़ा, फैब्रिकेट किया एविडेंस को और कोर्ट में साजिर कर दिया। लेकिन ये केस स्टैंड नहीं करेगा कोर्ट के अंदर, इसलिए उन्होंने स्पेशल एमसीओसी कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाने के लिए एमसीओसी अप्लाई किया, और स्पेशल कानून के अंदर ये एक हक दिया जाता है कि वो कन्फेशन ले सकती है पुलिस। तो चूंकि एक महीने की पूरी कस्टडी थी और एमसीओसी में कन्फेशन लेने के लिए उन्होंने हम पर बहुत दबाव डाला। मुझे भी उन्होंने खूब टॉर्चर किया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया, और ये कहते रहे कि तुम साइन कर दो, तुम छूट जाएंगे। उन्होंने गुमराह किया कि भाई तुम इस चीज़ पे साइन कर देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हमको पता है। ये चीज़ जब हमने कहा कि हमको पढ़ने को तो तुम किस चीज़ पे साइन ले रहे हो, तो उन्होंने उसको पढ़ने से मना कर दिया कि नहीं, तुमको पढ़ना नहीं है, कुछ ब्लैंक पेजेस पे साइन करना है, और जो हमने लिखी थी उस पर आप साइन कर दो, आप छूट जाएंगे।
लेकिन मुझे खतरा लग रहा था कि हम बिना पढ़े क्योंकि हम कोई साइन नहीं करेंगे। अगर हमने कन्फेशन पे साइन किया तो ये तो कन्विक्शन पे साइन करना हो जाएगा। तो वो लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर किया, धमकी दी कि हम तुम्हारे भाई को भी इसमें अरेस्ट करेंगे, उसको भी इन्वॉल्व कर लेंगे, हमको पूछने वाला कोई नहीं है, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है तो उसके ऊपर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, सब लोग हमारे साथ में हैं और सबकी हमदर्दी हमारे साथ में है, इसलिए हम जो पेश करेंगे उसको आवाम भी मान लेंगी, कोर्ट भी मान लेगा। जब मैंने फिर भी मना किया तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी वालदा को और बीवी को यहाँ पर लाएंगे और उनके साथ में रेप करेंगे उनका। तो मैं इसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ और बहुत परेशान भी हुआ कि इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। इंसान जब पुलिस कस्टडी में होता है तो वो टॉर्चर जो होता है फिजिकली वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मेंटल जो टॉर्चर जो उनकी होती है, धमकियां और गालियां वगैरह, वो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ी बात रोक के एक सवाल ये कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक तुम्हारे ऊपर क्या इल्जाम था ट्रेन ब्लास्ट का? उन्होंने जब चार्जशीट आई तब हमें पता चला कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि मैंने भी एक बम प्लांट किया है अच्छा। ट्रेन की बोगी के अंदर। हालांकि उस वक्त तो मैं ड्यूटी पे था, ये पूरा झूठा स्टोरी उन्होंने बनाई और इस तरह से गुमराहकुन और एक झूठा चार्जशीट फाइल करके उसमें हमें बता दिया कि मैं प्लांटर बनाया उन्होंने। जब मैंने कन्फ्यूजन में फिर भी साइन नहीं किया तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि हम दूसरे ब्लास्ट के अंदर, मालेगांव ब्लास्ट 2006 का जो ब्लास्ट है जो कब्रिस्तान में हुआ था, उसमें भी हम तुझे और तेरे भाई को फंसा देंगे। तो उन्होंने वही किया। जब मैंने कन्फ्यूजन में साइन नहीं किया तो उन्होंने मुझे मालेगांव ब्लास्ट जो 2006 का है कब्रिस्तान वाला, तुम्हारी अरेस्टिंग के बाद का? बाद का। यानी उस वक्त तुम जेल में थे? नहीं, मैं उस बाद में अरेस्ट हुआ। अच्छा। हाँ, मेरी अरेस्टिंग बाद में, सबसे लास्ट में मेरी अरेस्टिंग है। अच्छा। तो उन्होंने उस मालेगांव ब्लास्ट के अंदर भी मुझे फंसा दिया। तो ये दोनों ब्लास्ट के केस थे। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव की जो केस है वो पहले सॉल्व हो गया और उसमें से हम पहले बरी हुए और उसका फायदा ट्रेन ब्लास्ट में भी हुआ कि ट्रेन ब्लास्ट में हम बरी हो गए। एक सवाल इसकी ये है कि अब आप बाइज्जत बरी हो गए इन इल्जामात से। अब ये जो पुलिस स्टोरी थी कि इन्होंने ट्रेन में बम प्लांट किया है और इसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन आपका आर्गुमेंट ये था कि आप उस वक्त आपकी फर्म के अंदर मौजूद थे, तो उसको आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप अपनी फर्म के अंदर मौजूद थे? असल में मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और कांदिवली में जहाँ पर हमारा फर्म था वहाँ का मैं बिलिंग इंचार्ज था। वहाँ पर जब हम लोग ड्यूटी पे जाते हैं तो वहाँ पर हमारे अटेंडेंस जो मास्टर है उसमें हम साइन करते और टाइम करते थे। वहाँ पर पूरा स्टाफ है जो हमको देखता था आए तो। वहाँ पर हमारा ऑफिस है, हमारे साथ में तकरीबन 7 इंजीनियर और थे जो हमारी ग्रुप में थे, बिलिंग डिपार्टमेंट में थे। बहुत बड़ा ग्रुप है, हजारों फ्लैट वहाँ पर बन रहे। तो ये सब चीज़ें जो मास्टर में हैं, ये जब एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने मेरे जो डॉक्यूमेंट है मेरे पढ़ाई के और मैंने जिस तरह अप्लाई किया था और मेरा जो मास्टर वगैरह है, ये भी एटीएस ने खुद, मैंने अल्लाह ताला ने उनसे गलती करवाया या जो भी बोली है, अल्लाह की मदद थी कि उन्होंने खुद ही चार्जशीट में फाइल कर दिया। तो मेरा अटेंडेंस जो मास्टर का है उस दिन का और उस महीने का, वो पूरी चार्जशीट का एक पार्ट है। अच्छा। चार्जशीट में ही फाइल किया हुआ है, इन्हें उसे हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी एक तरफ पुलिस ये इल्जाम लगा रही है कि आपने उधर बम प्लांट किया है और दूसरी तरफ वो खुद ही सबूत प्रोवाइड कर रही है कि आप उस वक्त ऑफिस में मौजूद थे। हाँ, ये अल्लाह ताला ने उनसे गलती करवाई, अल्लाह की बहुत बड़ी मदद थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फायदा भी हुआ। अब एक सवाल ये है कि वो जो पुलिस रिमांड थी जो बहुत बदनाम है और ख़ास तौर के ऊपर एटीएस की जो पुलिस कस्टडी है उसको बहुत उसके बारे में बहुत कुछ बातें सुनने को मिलती है, तो वो टॉर्चर के कुछ लम्हात आप बता सकते हैं कि मुख्तसर में कि टॉर्चर किस तरीके से ये लोग करते थे? असल में यहाँ पर हमने जो एक्सपीरियंस किया, हालांकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पता ही है कि यहाँ पर किस तरह से जहर जहनों में घुल चुका है और किस तरह से एक आम आदमी का भी जहन जो है वो कम्युनल हो गया है। तो हम जब बात करेंगे पुलिस की, खासतौर से मुंबई पुलिस की जिसके अंदर एटीएस सबसे आगे है, तो जब ये झुल्ला गए, इन्हें कुछ मिला नहीं कि भाई कौन किया क्या नहीं, लेकिन इनके दिमाग में एक चीज़ बैठी थी कि मुसलमानों ने ही किया होना। इन्होंने तय करके बैठे थे कि ये ब्लास्ट मुसलमानों ने ही किया होना। इस चीज़ को उन्होंने जब पूरी तरह से शिद्दत से महसूस किया तो उन्होंने इसका पूरा गुस्सा हम पे निकाला।
हालांकि वो बताते थे कि हमको पता है तुम लोगों ने नहीं किया, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है और तुम कर भी नहीं सकते, इस तरह से भी बोलते थे। लेकिन हमें जवाब देना है और हमारे हिसाब से उनके हिसाब से यानी इस केस को सॉल्व करना है। तो उनके जहन में यह था कि मुसलमानों ने किया है और इन लोगों को हमें एक्यूज बना के इस केस को आगे बढ़ा देना है। और उनको पता भी ये चलता है कि कुछ होने वाला नहीं है उनका। और आज भी देखिए कि हम लोग छूट गए अल्हम्दुलिल्लाह और वो लोग रिटायर हो गए या उन्होंने वीआरएस ले लिया है, उनका कुछ होने वाला भी नहीं है और ना ही वो लोगों को अफसोस है इस बात का। लेकिन सिर्फ दिमाग में ये आता है और जहन में बात ये आती है कि जो लोग उसमें मरे हैं तकरीबन विक्टिम्स है जो, हाँ जो विक्टिम्स है तकरीबन 200 लोग मरे हैं और 1000 लोग उसमें जख्मी हुए। तो वो जिस तरह से इस केस के से उनको जो नुकसान हुआ है और जिस तरह वो अफेक्टेड है, हम भी उसी तरह से अफेक्टेड है। उनको इंसाफ नहीं मिला और हम लोग हमारे जो 19 साल कैद और बंद के अंदर जिंदगी के वेस्ट हुए, खराब हुए, तो हमें भी इंसाफ नहीं मिला है। तो जो लोग मरे और जो जख्मी हुए उन्हें तो इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो आपने कोर्ट के अंदर कंप्लेंट की थी कि इन्होंने टॉर्चर करते वक्त ये बताया था कि वो आपकी बीवी को और माँ को भी उठा के लेके आएंगे और ये सभी के साथ में उन्होंने किया था कि आप उनके रेप करेंगे। तो इस बारे में उस वक्त की सिचुएशन क्या थी और ये क्या उनका आखिरी हरबा है? क्योंकि उनको शायद ये पता है कि पर्सनली इंसान बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर ले, लेकिन जब मामला फैमिली का आता है तो उस वक्त इंसान सरेंडर कर देता है अपनी सब चीजों को। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जब कोर्ट के अंदर मैंने ये बात रखी कि मुझे धमकी दी गई है कि हमारे घर वालों के साथ में ये बुरा सलूक करेंगे, तो उस वक्त जो एक लेडी जज थी वहाँ पर भाटकर मैडम, उन्होंने कहा था कि जो आप लिख कर दो और अंडरलाइन करके दो। लेकिन एक बात है कि चाहे जज हो या जो डॉक्टर है, जब कोर्ट के अंदर मैंने ये बात रखी कि मुझे धमकी दी गई है कि हमारे घर वालों के साथ में ये बुरा सलूक करेंगे, तो उस वक्त जो एक लेडी जज थी वहाँ पर भाटकर मैडम, उन्होंने कहा था कि जो आप लिख कर दो और अंडरलाइन करके दो। लेकिन एक बात है कि चाहे जज हो या जो डॉक्टर है, जो हमें हर 24 घंटे के बाद में 48 आवर के बाद में चेक करते हैं, एक फॉर्मेलिटी है, तो वो भी इंसान है। और जो माहौल बना देती है एटीएस, जिस तरह से वो जो रिमांड एप्लीकेशन में फाइल करती है, विलन बना के पेश हाँ, करती है कि इन लोगों ने किया है और मीडिया में जो बातें शुरू कर देती है कि हमने ओरिजिनल लोगों को पकड़ा है और ये लोगों ने ये कबूल किया है, तो उसकी वजह से इसका असर हर जगह पड़ता है। जो हमदर्दी खत्म कर देती है, हमदर्दी खत्म करके वो उनको एक माइंड बन जाता है कि इन्होंने सही लोगों को पकड़ा है। और अगर कुछ चीज़ 19-20 होती है या इनको टॉर्चर होता है या कुछ बोलते हैं, तो ये सब तो एक पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। तो जजेस को भी हम जब बोलते थे तो वो उनका रिएक्शन नहीं होता था कि जो एक आम आदमी के साथ में होना चाहिए। उनको ऐसा लगता है कि भाई इन लोगों ने किया, ये हार्डकोर है और इस तरह की बात बनाते हैं। तो जो सरकारी वकील है वो इस तरह से पॉलिश कर देते कि भाई ये लोगों की जो कंप्लेंट करने आदत है और ये इस तरह से कंप्लेंट करते हैं तो झूठी कंप्लेंट है। तो उस वक्त जो कस्टडी में हमको रिलीफ मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। जो टॉर्चर है वो कभी खत्म नहीं होता। उसके बाद में ये होता है कि हम कंप्लेंट करेंगे, तो वो जब हमारा केस चला है और आज 19 साल के बाद हमको इंसाफ मिला है, तो हमने जो उस वक्त रिटर्न में दिया और जो कुछ भी कंप्लेंट किया उसका असर हुआ, वो हमको आज इफेक्ट हुआ। लेकिन कस्टडी के अंदर जो टॉर्चर है, जो इनका जुल्म है, वो कम नहीं होता। हालांकि होना चाहिए कि उस वक्त रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कानून में है कि आपको हर 2 दिन के बाद में इसके पास खड़ा किया जाएगा और फिजिकली टेस्ट किया जाएगा डॉक्टर के पास में, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। वहां पर हमको ले जाते भी हैं तो वो पहले ही उसको बोल देता है वो ऑफिसर और आयो है डॉक्टर को कि हमने टेररिस्ट लोगों को पकड़ के लाया है। और हमारा जो चेहरे पे बुरखा होता है तो देखकर ही वो हमें दूर खड़ा करता है पहले डॉक्टर। हालांकि उसका काम ये है कि हमारा मुआयना करे, हमको देखे कि हमको टॉर्चर किया या नहीं, हमें अच्छे से पूछे। लेकिन वो इस तरह से नहीं पूछते कि भाई आपको कोई तकलीफ है क्या, इनको आपको मारा गया है क्या, बल्कि उनका जहन बना होता है कि भैया सामने जो आया है ये टेररिस्ट है। तो इसके लिए वो लोग बार बार हमारा कोशिश होती है कि हम उनको बताएं, लेकिन वो सुनने के मूड में नहीं होते, दूर खड़ा करते। और हमारे साथ में पुलिस वाले होते हैं, तो हम डॉक्टर को भी बता नहीं पाते कि हमें क्या तकलीफ हो रही है, हमें जो टॉर्चर हुआ है उसका हमको क्या हम पे असर पड़ रहा है। तो डॉक्टर भी पूछते नहीं, और हमने बोले भी तो उसको लिखते नहीं। वो वही लिखते हैं जो पुलिस बताती है कि हाँ ठीक है, सब ठीक है, हमने मुआयना कर लिया और इनको फिजिकली कुछ हुआ नहीं। कोर्ट के अंदर भी प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब बताते चाहते हैं कुछ कोर्ट में, तो हमें पुलिस पहली धमकी देती है कि हम आपको कोर्ट में खड़ा कर रहे हैं
और अगर तुमने कंप्लेंट की तो हम तुम्हें ज़्यादा मारेंगे, हम्म, तुम्हारी फैमिली वालों को भी तकलीफ देंगे और हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जज भी हमें इस तरह से वो बावर करा देते कोर्ट के अंदर, पुलिस कस्टडी के अंदर, कि हम लोगों ने इस तरह से माहौल बना दिया कि तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। हम्म, और हुआ, हमने देखा भी, हमने डॉक्टर को बताया लेकिन डॉक्टर ने हमारी कोई बात सुना नहीं। जब हमने कोर्ट में कंप्लेंट की तो कोर्ट ने भी वो रिएक्शन नहीं दिया या वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जो लेना चाहिए था। लेना चाहिए तो हाँ, तो हमने रिकॉर्ड पे लिखा है तो उसका फायदा हमें बाद में हुआ, हम्म। लेकिन शुरुआत में हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अभी जैसा आपने बताया कि भाई वो उन्होंने धमकी दी थी, और कभी इंसान सोचता है कि हो सकता है मुझे ये मतलब मॉरली डाउन करने के लिए धमकी दे रहे, लेकिन उन्होंने वाकई में आपके घर पर एटीएस ने गाड़ी भेज दी थी फैमिली को लेने के लिए। जी जी। तो वो क्या इवेंट है वो? जब ये लोगों ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं कन्फ्यूजन पे साइन नहीं करूँगा और इनकी जो झूठी स्टोरी है उसको हम अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारे फैमिली को, माँ और हमारी वालदा और मेरी बीवी को लाकर उनके साथ में रेप करेंगे और मेरे भाई को भी दूसरे केस में झूठा फंसा देंगे, इस केस में भी फंसाएंगे। तो ये सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि इसका उन्होंने अमली जमा पहनाया भी। उन्होंने बाकायदा एक टीम आई मेरे घर पर और घर वालों को ले जाने के लिए कि हमें आपको मुलाकात करना है, ऐसा बताया घर पे कि हमें आपको मिलाना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर वालों ने मना किया कि नहीं, हमें आपके साथ में जाना नहीं है, हम बाद में जाके वकील के साथ में जाएंगे और मिल लेंगे। तो घर के लोग नहीं आए। मेरे भाई को भी उन्होंने तलाश किया लेकिन मेरा भाई उस वक्त घर पे नहीं था। लेकिन बाद में तो लेके आए ना उसको, आपके भाई को लेके आए थे ना वहां पर? मेरे भाई को उन्होंने पहले अरेस्ट पहले लाए थे मुझे अरेस्ट करने के लिए। अच्छा। लेकिन जब मेरा पुलिस कस्टडी शुरू था, 1 महीने का पुलिस कस्टडी था मेरा, जब मुझे उन्होंने 2 अक्टूबर 2006 में अरेस्ट किया तो उस वक्त तो मेरे भाई को ही लेकर आए थे, उसको टॉर्चर किया था, उससे परेशान किया था और उन्होंने फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने साइन नहीं किया कन्फेशन के ऊपर तब उन्होंने मेरे भाई को भी दोबारा अरेस्ट करने की धमकी दी थी। अब ये है कि जब ये सेशंस पूरा चला और कई सालों तक ये केस चली और जब वो वक्त आया कि जब डिसीजन देने का था, तो डिसीजन लेने के आने के पहले आपको क्या लगता था क्या डिसीजन आएगा? और जब डिसीजन आ गया और उसमें फांसी की सजा हुई तो थोड़ी सजा को आप वेरीफाई करो कि कितनी सजा हुई, कितनी बार फांसियां दी गई, कितनी लाइफ दी गई, और उसके बाद के फिर आपके माइंड में क्या चला कि आप क्या होगा आगे लाइफ का? देखिए, इसमें जो हमने मुशाहिदा किया कि किस तरह से मीडिया का और पुलिस की झूठी स्टोरी का असर पड़ता है। कोर्ट के अंदर जो हमारे जज थे जिनके सामने पूरा केस चला, गवाह सामने खड़े हुए, हम लोगों ने, हमारे वकीलों ने क्रॉस किया, हमने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट किए कि ये लोग रेगुलर गवाह हैं, ये लोग इनके 2 नंबर के धंधे हैं, यानी जो इलीगल काम करते हैं ये लोग। दूसरी बात ये है कि ये एक पुलिस के दबाव में गवाही दे रहे, ये सब चीज़ें जज को समझती थी। बहुत सारी बातें रिकॉर्ड पे आई जो हाईकोर्ट ने नोटिस किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सेशन कोर्ट के अंदर ये चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि जज का रिएक्शन ऐसा होता था कि वो हमारी बात को मान रहा है, लेकिन जब हमने जजमेंट के दिन हमें जो चीज़ें सामने आई उसका हमें बहुत अफसोस हुआ। थोड़ा हमें भरोसा था कि छूट जाएंगी क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, और जिस तरह से गवाही हुई और जिसका हमने जवाब दिया और हमने जिस तरह से डॉक्यूमेंट फाइल किए थे आरटीआई से, और जो कुछ भी हमने मेहनत की है, हमारे वकीलों ने जो मेहनत की थी, खास तौर से एडवोकेट वहाब खान साहब ने बहुत मेहनत की, एडवोकेट शरीफ शेख साहब है और युग चौधरी साहब का भी गाइडेंस रहा। तो ये सब चीज़ें कोर्ट के अंदर बहुत अच्छी तरह से केस हमने लड़ा, पूरी हमारी बेगुनाही को हमने साबित किया। और अल्लाह का करम है कि ऐसा नहीं हुआ कि हमने वकील लोगों पे छोड़ के हम लोग मेहनत नहीं की। तकरीबन लोग पढ़े लिखे थे, मेहनत की उसके अंदर और हर चीज़ को रिकॉर्ड पे लाया। तो अल्लाह का करम है कि वो चीज़ें हमें फ़ायदा दी। लेकिन जो सेशन कोर्ट का रवैया होना चाहिए था, सेशन कोर्ट ने जो डेयरिंग दिखाना चाहिए था उसने नहीं दिखाया, बहुत अफसोस की बात है। हालांकि वो कोई लोअर कोर्ट नहीं था, स्पेशल मौका कोर्ट है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें होने के बाद में भी उन्होंने अनदेखी की। इसका एक बहुत बड़ा जिसे कहें कि हमें सदमा हुआ और हमें 10 साल और काटना पड़े बाद में। अगर सेशन कोर्ट के अंदर ही ये बात तय हो जाती कि हम बेगुनाह हैं और एटीएस ने जो कुछ फाइल किया वो सब झूठ है, तो उसका फायदा हमें वहीं पर हो जाता। लेकिन सेशन कोर्ट के ऊपर प्रेशर था, दबाव था, और वो लोग, उन्होंने ये बात नहीं मानी और हमें इतनी बड़ी सज़ा दे दी कि जब उन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम साबित कर दिया कि हमने प्लानिंग की है,
तो मुझे तकरीबन उन्होंने 5 काउंट के अंदर फांसी सजा सुनाई। 5 फांसी की सजा? हाँ, 5 फांसी की सजा और तकरीबन 14 लाइफ की सजा जो कि मरने तक है। अच्छा, इस तरह से उन्होंने हर काउंट के अंदर अलग अलग हमें सजा दी, हालांकि ये सब झूठ है। हर सेक्शन के लिए अलग अलग सजा देके ऐसे 5 सेक्शन में फांसी की सजा और 14 सेक्शंस में लाइफ की सजा। 14 लाइफ अलग अलग, और तकरीबन लाखों रुपए का उन्होंने फाइन भी दिया। अच्छा। हालांकि हमने पूरी तरह से गवाही दी थी, पूरा हमने साबित किया था कि हम लोग बेकसूर है, हमारे साथ में जुल्म हुआ है, हमें टॉर्चर किया गया, हमारे जो कोई से जबरदस्ती साइन ली गई और उनकी फैमिली मेंबर को लाकर उनसे परेशान करके उनके ऊपर साइन करके जो कन्फेशन दिया, उस कन्फेशन की बेस पे सब लोगों को सजा मिली। हालांकि झूठ का पुलिंदा साबित हुआ, हाई कोर्ट के अंदर ये सब चीजें साबित हुई। यही चीज हाई कोर्ट सेशन कोर्ट में भी साबित होती, और अगर जज मानते तो हमें बाकी के 10 साल नहीं निकालना नहीं पड़ता, वेस्ट नहीं होते थे। ये जो हमारे 19 साल टोटल गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया ट्रायल और पुलिस की झूठी चार्जशीट की वजह से। अच्छा, ये जो अंडर ट्रायल पीरियड होता है वो एक अलग पीरियड होता है जिसके अंदर कोर्ट में आना जाना भी होता है और कुछ बाहर के लोगों से मुलाकात भी होती है, वकीलों से कभी कभी बातचीत हो जाती है। लेकिन जब सजा लग गई और उस वक्त खास तौर के ऊपर फांसी की सजा, तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखते हैं, जहाँ पर मुजरिम को जो सजा याफ्ता है उसको एक अलग कंपार्टमेंट में रखा जाता है जिससे उसका किसी से ताल्लुक नहीं रहता, आम कैदियों से भी उसके ताल्लुक नहीं रहते जी। तो इसके बारे में कैसे वो दिन कटे, अंडर ट्रायल पीरियड और वो सजा का पीरियड काटना कैसा रहा, उस वक्त जहन में क्या चलता था, क्या फीलिंग्स थी, क्या ख्यालात थे? देखिए, जब मेरी अरेस्टिंग 2006 में हुई और तकरीबन 9 साल 2015 तक ये मुख्तलिफ मरहले में ट्रायल चला सेशन कोर्ट के अंदर, जिसमें पूरी कोशिश हुई कि हम अपनी बेगुनाही को साबित करें और रिकॉर्ड में लाए चीज़ें। वहाँ पर हमारी मुलाकात हमारे वकीलों से होती थी और कोर्ट में जाना होता था, हम लोग कोर्ट को भी कुछ चीज़ें बताते थे। लेकिन जब 2015 में फैसला आ गया और सज़ा दे दी गई फांसी की, तो उसके बाद में इंतज़ामिया को ये चांस मिल गया कि इन लोगों को एक साथ ना रखा जाए, एक साथ रहेंगे तो ये केस पे मेहनत करेंगे, जजमेंट पे मेहनत करेंगे और फिर हाई कोर्ट में इसको फाइट करेंगे। तो तकरीबन 4 जेलों के अंदर अलग अलग जगह पर सब जो हम 13 कैदी थे, जिसमें से एक तो छूट गए थे अब्दुल वाहिद, और बाकी जो 12 कैदी थे उनको अलग अलग जेल में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो मुझे शिफ्ट किया था पूना की यरोड़ा सेंट्रल जेल में। वहाँ पर माहौल बिल्कुल अलग था, सज़ा की जेल थी, सज़ा वाली जेल अलग होती है थोड़ी सी, उसके रूल्स और रेगुलेशन अलग है। वहाँ पर तकरीबन सब लोग, अक्सर लोग सज़ा वाले होते हैं, तो उनका ड्रेस और उनका रूटीन ऐसा होता है कि इंतज़ामिया उनको एक जानवर या रोबोट की तरह के बना देता है। सज़ा वालों को ऐसा होता है कि उनका पूरा आज़ादी जेल के हाथ में हो जाती है। जेल का अगर रिपोर्ट खराब रहा तो उनकी जेल बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं, इन्हें इस जोम में ये बात बोलती भी जेल वाले कि हम सज़ा वालों को अगर बैठे तो बैठने का कहे तो बैठेंगे, हम कहेंगे उड़ जा तो उड़ जाएंगे। इस तरह से हम कंट्रोल में करते हैं। तो ये तो होगी सज़ा की जेल। दूसरी बात है कि जेल में भी एक जेल है फांसी यार्ड, जिसके कानून और सख्त है। होता यह था कि फांसी यार्ड के अंदर अगर किसी वजह से हम बीमार हो गए तो हमें दवा मिलने के लिए तकरीबन 24 घंटे इंतजार करना पड़ता था। अच्छा। फास्ट रिलीफ कोई नहीं था वहां पर। अच्छा। जब हम अगर कंप्लेंट करें कि हमें तकलीफ हो रही है, बुखार है, तकलीफ हो रही है, तो बाहर तो लेके नहीं जाते थे हमें, जेल में भी हॉस्पिटल है, लेकिन फांसी यार्ड से निकाल के हॉस्पिटल में जाना ये बहुत बड़ा मरहला हो जाता था। दूसरी बात ये है कि अगर डॉक्टर आए भी तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिख देंगे, अगर हमने सुबह कंप्लेंट की तो शाम में डॉक्टर आएगा, वो लिख के दे देगा कि हमें आपको ये दवा देनी है, तो दवा आएंगे दूसरे दिन। अच्छा। हाँ, यानी फांसी यार्ड में इतना सख्त कर दिए थे कि वहां पर कोई दूसरा आदमी आ नहीं सकता और बाहर जाने के लिए भी बहुत बड़ी परमिशन लेना पड़ती थी। तो वहां पर लोग भी कम थे, अक्सर फांसी वाले थे, जो कि अक्सर लोग उसमें रेप और मर्डर वाले थे। तो जिनको समाज ने भी छोड़ दिया है, इनके घर वालों ने भी उनसे रास्ता तोड़ दिया है। तो वहाँ जाने के बाद में मैंने एक देखा कि अक्सरियत गैर मुस्लिम की थी और वो लोग परेशान थे कि अब इनका कोई करने वाला नहीं है, उनके देखने वाला कोई नहीं है। तो होता यह है कि कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से उन्हें लीगल एड से वकील मिलते हैं, लेकिन वो भी ध्यान नहीं देते, फॉर्मेलिटी होती है और वो सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में उन्हें सज़ा लग जाती है, फांसी की सज़ा, और वो आगे बढ़ते जाती है।
तो अल्लाह करम हुआ कि मेरे जाने के बाद में तकरीबन वहाँ पर 20 से 25 फांसी वाले थे, जिनका बहुत से लोगों का वकील नहीं था। तो वहाँ जाने के बाद में चूँकि थोड़ी बहुत मालूमात हो गई थी, तो उनकी चार्जशीट पढ़ना, उनका जजमेंट पढ़ना, उसमें से पॉइंट निकालना और ख़ासतौर से उनकी जो वकील करना है। तो एक अच्छी बात यह है कि फांसी वालों के लिए फ्री में मुंबई की जो अपने एडवोकेट युग चौधरी साहब है, वो फ्री में लड़ते हैं वहाँ पर। अच्छा। जो गरीब लोग हैं उनका, तो उनको लेटर में लिख के देता था कि भाई कुछ लोग हैं, आप उनका केस लड़िए। तो उन्होंने भी कुछ केस लड़ा। और दिल्ली के अंदर प्रोजेक्ट 39A यानी नेशनल लॉ स्कूल जो है दिल्ली की, तो वो लोग भी एक प्रोजेक्ट बनाकर ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा वो फ्री में लड़ते हैं फांसी वालों का। तो उनको भी हम लेटर लिख के देते थे, तो वो भी फांसी वालों का केस लड़ते थे। तो इस तरह से ये हुआ कि बहुत से लोग छूट के भी गए। अच्छा। उनसे हमने बात भी की कि ठीक है, अगर आपका नशे में, अक्सर देखो शराब उम्मुल खबाइस है, तो मैंने ये देखा कि अक्सर जो क्राइम हैं वो नशे में ही होते हैं, शराब में या फिर और दूसरा नशा करने के बाद में उनसे क्राइम हो गया, बहुत घिनौना जुर्म उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, बच्चों का रेप मर्डर है। तो वो लोग छूट के भी गए और हमने उनसे बात भी की भाई दोबारा आप इस तरह की हरकत नहीं करना, जो हो गया, अल्लाह से माफ़ी मांगो। तो अक्सर लोग थोड़ा सा उनको पछतावा भी था, और जो लोग जिनका कोई करने वाला नहीं था वो छूट के भी गए, बहुत से लोग फांसी वाले। अब लास्ट के 2-3 सवाल थे, उसमें से 2 सवाल मैं कंबाइन करके पूछता हूँ कि इस दौरान, मतलब सेशंस केस चल रहा था और सजा लगने के दौरान, वालिद साहब जिनके बारे में मुझे पर्सनली मालूम है कि वो चाहते थे और आखिर तक वो नाम लेते रहे, तो उनका इंतकाल हुआ और आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ, यानी जनाजे में भी शिरकत नहीं हुई। और दूसरा ये कि तुम्हारी पीठ पीछे जेल में रहते हुए 2 बच्चों की शादियां हुई और काफ़ी कुछ चेंजेस आए जो आम जिंदगी होती है इंसान की। तो इनके बारे में तुम्हारे क्या उस वक्त ख्यालात थे कि भाई वालिद साहब का इंतकाल हुआ, खबर मिली, बच्चों की शादियां हो रही है, खुशी की बात है, तो इसको कैसे तुम उसको करेंगे? असल में हमारे वालिद साहब ने हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाया। हम 2 भाई हैं, तो मैं भी इंजीनियर बना अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा छोटा भाई भी इंजीनियर है। तो वालिद साहब ने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया और हमें बड़ा किया, अच्छी तरबियत दी। अल्लाह करम है कि हम लोग दीन से लगे भी साथ में। लेकिन जब मेरी अरेस्टिंग हुई और जेल में था, तो इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे वालिद साहब, हमारे पूरे ख़ानदान पे हुआ। उन्हें बहुत परेशान किया गया और जो इल्ज़ामात थे, जो मीडिया में चीज़ें आई, तो यकीनन उनके ऊपर ज़हनी तनाव भी था और मालूमात नहीं थी कुछ। तो उसके बाद में हमारे वालिद साहब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और उन्हें कैंसर हुआ था, ये जो मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे बाद में मालूम पड़ा उनके इंतकाल के कि उन्हें कैंसर हो गया था और 2011 में उनका इंतकाल हो गया। वो बहुत शिद्दत से कोशिश कर रहे थे कि मेरी रिहाई हो जाए और मैं रिहा हो जाऊँ, लेकिन उनके सामने मुमकिन नहीं हो सका। सबसे अफसोस की बात यह है कि मुझे उनके आखिरी दीदार का भी मौका नहीं मिल पाया। उनका इंतकाल हुआ, मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 4 घंटे के लिए मैं उनकी तदफीन के लिए जाऊँ, लेकिन मैं उनकी तदफीन रात में हुई और मैं सुबह पहुँचा, तो मैं उनका दीदार नहीं कर पाया और उनकी खिदमत भी नहीं कर पाया। उनकी जो बीमारी थी और जो उनका कमज़ोरी का पीरियड था, उसमें मैं उनकी खिदमत नहीं कर पाया, उनको ज़रूरत थी जी। तो इसका मुझे बहुत अफसोस है और ज़िंदगी भर रहेगा कि हम उनके पास में नहीं थे। हमारी वालदा भी बीमार है और वालदा को चलने में तकलीफ़ होती है। तो ये सब पीरियड में तकरीबन 19 साल के अंदर जो हमारे घर वालों ने बर्दाश्त किया, मेरी अहलिया ने, बच्चों ने, जो बाप के साथ में रहते हुए उनको जो आसानियाँ होती है वो उनको नहीं मैसर हुई। और इस पीरियड में 2 बच्चों की शादी भी हुई मेरी, लड़के की शादी हुई, लड़की की शादी हुई, अल्लाह का बड़ा एहसान है। लेकिन सब जो हमारे फैमिली ने बर्दाश्त किया, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उसका अच्छा नेमल बदल दे। तो ये सब चीज़ें ATS की वजह से हुई कि ATS ने हमें झूठा फंसाया और उसका इल्ज़ाम हम पे लगा दिया। दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ का बाकायदा ऐलान करना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए, अपनी गलती मानना चाहिए कि हमने इन्हें झूठा फंसाया था और ये बेगुनाह हैं। ये गवर्नमेंट ने मानना चाहिए अपनी गलती को और इस चीज़ को कबूल भी करना चाहिए
जिन लोगों ने हमें फंसाया उन पर एक्शन लेना चाहिए। और इस सब चीज़ों का जो हमें लॉस हुआ है, अगर गवर्नमेंट मानती है कि उन्होंने गलत किया है तो इसका भी हमने कॉम्पनसेट भी करना चाहिए, इसका मुआवजा भी देना चाहिए। हम मांगे, हम कोर्ट जाए, इसकी बजाय उन्होंने खुद होके देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तो अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की है, तो उसके बारे में वहाँ क्या लगता है कि वहाँ क्या होगा? ये बहुत अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट का जो दोगला दोहरा रवैया है। आखिरी सवाल ये है, 2 सवाल थे आखिरी, कि जो लोग इस तरीके से, क्योंकि तुम खुद वो सोबतें बर्दाश्त करके आए, पूरा 19 साल का एक लंबा अरसा, उसमें टॉर्चर भी था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी था, घर वालों से दूरी थी, मेंटल प्रेशर था, इन्हें हर किस्म का जो परेशानी हो सकती है उसको फेस किया है। तो जो लोग अभी जेलों के अंदर बंद है और वो बेगुनाह है, तो उनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है, या क्या करना चाहते हैं, या तुम्हारी क्या ख्वाहिश है उनको लेकर? नहीं, मेरा ये कहना है कि जेल के अंदर जो सोबतें हैं और जिस तरह से उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एक ट्रेंड बना है कि इंतज़ामिया उनको फंसा देता है, और फिर लोग ये समझते हैं कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ किया हुआ या कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा। तो हमने उम्मत ने भी इस तरह सोचना चाहिए कि ये एक झूठी स्टोरी होती है जिसके अंदर मुसलमानों को फंसाया जाता है। तो एज ए उम्मत सबने कोशिश करना चाहिए कि जो लोग बंद है जेलों के अंदर उनको छुड़ाने की हमने कोशिश करना चाहिए। होता ये है कि हमारे केस में जमातुल उलमा अरशद मदनी साहब ने बहुत मेहनत की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मौलाना गुलजार आज़मी साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत दौड़ धूप की और बहुत डेयरिंग के साथ में और बहुत ही अच्छे अंदाज में हमारे केस को लड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि और दुनिया में जो हमारी जो हिंदुस्तान में इतनी तंजीमें हैं वो भी आगे आए। हम देखते हैं कि बहुत सारी तंजीमें कोई फ्लड आ रहा है या कुछ फसाद हो रहा है तो वहाँ तो रिलीफ लेके पहुँच जाते हैं, लेकिन जो लीगल मामलात में रिलीफ देना चाहिए उसमें थोड़ी लैकिंग होती है, वो ना हो, बल्कि तंजीमें उसमें भी आगे आए। एज ए उम्मत सभी लोग उसमें आगे कोशिश करें कि जो लोग बंद है या जो लोगों को उठाया जाता है तो उनकी मदद की जाए। और आखिरी सवाल ये कि नौजवानों को, उम्मत मुस्लिमा को क्या मैसेज देना चाहेंगे इतने साल के इनकार्सनेशन के बाद में, जेल काटने के बाद में, आने के बाद में, क्या एहसास आते, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी उम्मत को, नौजवानों को खासतौर पर? मेरा तो यही कहना है कि उम्मत ने मायूस नहीं होना चाहिए, हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ना चाहिए। और मैंने ये तो देखा कि जेल में भी अल्लाह के रिज़्क़, अल्लाह ताला के जो ज़िक्र से जो हमें सुकून मिलता है और जो हिम्मत मिलती है, जो सकीनत नाजिल होती है, इसका वो भी बहुत हैरान होते हैं गैर मुस्लिम, चाहे स्टाफ हो या गैर मुस्लिम जो कैदी है, कि इतने बड़े बड़े केसेस में आप लोग अंदर है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने आपको सकीनत दिया है और आप इत्मीनान से है, बेचैनी नहीं है। मैंने देखा वहाँ पर लोग बगैर नींद की गोली के उनको नींद नहीं आती, और लोग बाकायदा रात को बहुत सारी गोलियाँ खाकर ही सोते हैं वहाँ पर, और जेल वाले ही प्रोवाइड करते हैं, वरना लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इतने साल रखा, बिना किसी नींद की गोली खाए के अल्लाह ताला ने हमने वहाँ पर सुकून से रखा। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मदद है, और हमने कोशिश करना चाहिए कि जो लोग जेलों में बंद हैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश करना चाहिए, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से अपनी लौ लगाना चाहिए और ताल्लुक़ को और बढ़ाना चाहिए। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उम्मत इत्तेहाद और इत्तेफाक से है तो बातिल चाहे कितना भी हमारे सामने चढ़ दौड़े या बातिल अपने सामने कितनी ताकत दिखाए, वो तो बोधा है, एक मकड़ी का जाला के तौर पे ही है। और अल्लाह ताला ने, हमने देखा कि हाई कोर्ट के अंदर हमारा जो केस था वो भी मकड़ी की जाली की तरह से ढह गया। तो ये इनकी पूरी साजिशें हमें दिखती है पर हिंदुस्तान के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ मकड़ी का जाला ही है। अगर हम इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें और हमने अल्लाह ताला से अगर लौ लगाई तो अल्लाह की नुसरत और मदद से इंशाल्लाह हम इस जो ये दौर हमारा चल रहा है बहुत पुरफितन है, अल्लाह ताला हमें उसमें भी हमें इज़्ज़त और फतह से हमकिनार करेगा इंशाल्लाह।